ओके, चलो शुरू करें। कल बच्चे हम लोगों ने क्या टॉपिक स्टडी किया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था। ठीक, आप इधर आओ, आप इधर जल्दी आ जाओ क्योंकि दैट इज अ ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, हाँ जी, कल हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी किया था। है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? कौन सा ग्राफ वाला? देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात करी, है ना? इलेक्ट्रॉन एमिशन कितनी तरह से पॉसिबल है, यानी कि कितने, व्हाट आर द वेज इन विच द इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हमारा, ये उसमें से ही एक इफेक्ट है। यानी जो मेथड ऑफ, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन एमिशन बताए थे, 4 बताए थे ना आपको। कौन कौन से थे? 3 थे। कौन कौन से? थर्मियोनिक एमिशन, और 3 ही बताए थे, चौथा नहीं बताया था। चौथा होता है एक्सरेज एमिशन, कि जब आप किसी मेटल टारगेट के ऊपर एक्सरेज की बम्बार्डमेंट करवाते हो तो वो भी जो है इलेक्ट्रॉन एमिशन कॉज कर सकती है। ठीक है, एक्सरेज से इलेक्ट्रॉन एमिशन वो भी पॉसिबल है, राइट। जो हमारी हाई एनर्जी फिजिक्स है, जहाँ पे हम न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह स्टडी करते हैं, वहाँ पे हम एक्स रेस या गामा रेस की बम्बार्डमेंट करवाते हैं ऑन ए टारगेट, और उस टारगेट में से इलेक्ट्रॉन एमिशन हो सकता है, राइट। मतलब ये है कि आपको किसी न किसी सेंस में एनर्जी देनी है मेटल सरफेस को। आप एनर्जी देंगे, वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन लेगा, कंज्यूम करेगा, और वो बाहर निकलेगा। उसकी संभावना है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो बाहर आ सके। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में जो केस लिखा हुआ, दैट इज ए प्योर आइडियल केस, जहाँ पे लिखते हैं कि भाई देयर इज नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक प्रोटॉन पड़ा, प्रोटॉन ने उसको एब्जॉर्ब किया और वो बाहर तुरंत निकल जाएगा। बट ये आइडियल केस है, इसमें उन्होंने कुछ नहीं बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उधर लेफ्ट राइट वो कोलाइड कर सकता है, कुछ नहीं वो बात करते। बट इन रियलिटी कोलिजन इज पॉसिबल। आप किसी भी मेटल को हैमर करो, ठीक है, आप मेटल को हैमर, मेटल मतलब कोई मेटल है हमारे पास, उसको हम हैमर करें तो वो गर्म हो जाती है। गर्म क्यों होती है? बिकॉज जब आप इसको चोट करते हो, इसके ऊपर हिट करते हो, तो यू आर प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी जो है अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए उनको मूव कराती है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं अदर, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के अंदर उस एनर्जी के थ्रू मूव करेंगे, और जब वो मूव करेंगे तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन बढ़ेगा तो हीट बनेगी, बढ़ेगी। समझ पा रहे बात को? तो मतलब कि कोलिजन जो है उसकी वजह से ही मेटल हमारा हीट होता है। आप कोई भी मेटल है उसको आप हैमर करो तो देखो वो हीट हो जाएगा। और हीट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कोलिजन। किसकी कोलिजन? इलेक्ट्रॉन की अंदर जो बाकी इम्प्योरिटी आयंस है या और इलेक्ट्रॉन है, कोलिजन हो रही है। समझ पा रहे बात को? ये आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था। अब इसमें से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जिसके ऊपर हमारा पूरा सिलेबस बेस्ड है, आई मीन पूरा यूनिट बेस्ड है ये वाला, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि हम एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी का लाइट मेटल सरफेस पे डालते हैं, और मेटल के सरफेस के जस्ट नीचे जो इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं दे गेट इजेक्टेड, वो बाहर आ जाते हैं। तो उसके लिए कंडीशन मैंने बताई थी कि क्या कंडीशन है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए। द इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी should be greater than equal to the threshold frequency. What is threshold frequency? What is threshold frequency? The minimum amount of frequency below which no photoelectric emission is possible. ऐसे मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिसके नीचे अगर फ्रिक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की तो एमिशन नहीं होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन या एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन मस्ट बी ग्रेटर दैन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द मेटल फ्रॉम द, सॉरी, इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। अच्छा, ये जो वर्क फंक्शन हमारा फाई नॉट, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एच
इंटू न्यू नॉट, लिख सकते हैं ऐसे मैक्स प्लैंक की थ्योरी के अकॉर्डिंग। फाई नॉट कैन बी ऑल्सो रिटन एज एच सी बाय लैम्डा नॉट। व्हाट इज लैम्डा नॉट? थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ये, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है, ये दोनों आपस में इनवर्स है, इनवर्सली कनेक्टेड है। अगर वो कम है तो ये ज्यादा होनी चाहिए। अगर फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड कम है तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई बोले कि भाई डिफाइन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो कर लोगे डिफाइन। अच्छा, ये बातें आपको मैंने बता रखी है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात थी कि हमने एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है, हमने एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है जिसके बेसिस पे हम कुछ ऑब्जर्वेशन स्टडी करेंगे, राइट। कल मैंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था, तो वो सेटअप क्या था बच्चे? वो सेटअप ये था कि हमने एक वैक्यूम चैम्बर लिया था इस तरह से, ठीक है, और इसमें हमने एक विंडो लगा दी है, ग्लास विंडो, और यहाँ पे हमने एक मेटल सरफेस रखी है, या एक मेटल हमने यहाँ पे रखी है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था भाई? दिस वाज कॉल्ड, क्या था ये? कैथोड था, ठीक है। हैं? बोल रहे हो कुछ? ये, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? एमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कैथोड एनोड नहीं लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली एमीटर एंड कलेक्टर लिख के अपनी बात को रख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मेटल है जो कि हमारी एनोड की तरह एक्ट करेगी, जो कि हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई? ये दिस विल बी कॉल्ड द कलेक्टर, कलेक्टर और एमीटर, सॉरी एनोड, ठीक है जी, यही होगा। अब इसके साथ में हमने एक बैटरी फिट करनी है, दिस इज अ बैटरी, और बैटरी का हम इधर नेगेटिव पोटेंशियल रखते हैं, इधर हम पॉजिटिव पोटेंशियल रखते हैं। अब इसके पीछे भी एक रीजन है कि हम ऐसा ही क्यों करते हैं, वाई नॉट वी कैन मेक द कनेक्शन सो दैट द पॉजिटिव कमिंग हियर, इसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। तो देखो, इसको हम ऐसे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक एमीटर फिट कर देते हैं, दिस इज एमीटर। एमीटर का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ एमीटर? व्हाट इज द रोल ऑफ एमीटर? उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनका जो करंट बनेगा सर्किट के अंदर, उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें एमीटर चाहिए होगा। यही पर्पज इसका। एमीटर का काम क्या है? टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। क्लियर है भाई? अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ से एक लाइट को थ्रो किया, ये लाइट यहाँ पे आ रही है, दिस इज द इंसिडेंट रेडिएशन। अभी तुमको मालूम होना चाहिए कि भाई व्हाट आर द कंडीशन फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। एमिशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन है भाई? पहली और अटमोस्ट प्रायर कंडीशन है कि एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं विदाउट इसमें। अब यहाँ पे हमारे पास में कोई इंसिडेंट रेडिएशन आई, इट कुड बी वायलेट, इट कुड बी रेड, इट कुड बी एनी रेडिएशन, राइट, किसी भी कलर की यहाँ पे लाइट हो सकती है, बट वो लाइट ऐसे हो कि उसका जो एनर्जी है, उस लाइट की एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन से कम इक्वल तो हो उसके, या उससे ज्यादा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू द वर्क फंक्शन। अच्छा, अगर ये कंडीशन हम लेते हैं E इज इक्वल टू फाई नॉट, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो मेटल सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट निकला और निकल के सरफेस से आके बैठ गया, ऐसे निकला और सरफेस से आके बैठ गया, इट हैज नो काइनेटिक एनर्जी टू मूव ऑन, इसके बाद कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगी। लाइक मैं बोल रहा हूँ आपसे, अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपने एनर्जी दिया या फोटोन आपने थ्रो करवाया मेटल के ऊपर, राइट, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं सरफेस के नीचे, इनका जो वर्क फंक्शन है वो भी कितना है? वो भी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये सारी की सारी जो एनर्जी है ये इन इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने में खर्च जाएगी, जस्ट बाहर निकालने में, एंड इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी अवेलेबल विद एनी एक्स्ट्रा एनर्जी। ये आके यहाँ पे ऐसे चिपक के बैठ जाएगा सरफेस के ऊपर, ये सरफेस आके बैठ जाएगा यहाँ पे, इट हैज नो काइनेटिक एनर्जी। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाला है? जीरो। क्लियर है बात? और अगर इलेक्ट्रॉन के पास में, आई मीन अगर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की कोई पोजीशन नहीं हो रही है, देन इलेक्ट्रॉन वुड हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी।
यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जीज होंगी उनका एक रेंज होगा 0 टू मैक्सिमम, 0 से लेकर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है। क्लियर है बात? कोई डाउट इसमें? कल आपको बड़े अच्छे से मैंने वो ब्लॉक डायग्राम के अंदर वो सारी केसेस लेके बताए थे, ठीक है। अच्छा, तो अब इस चीज का हम बच्चे स्टडी करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इनफैक्ट मैंने कल दो बातें बताई थी आपको, वन वाज दी फोटो करंट एंड अनदर वाज दी स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक और नाम है, वो नाम है कट ऑफ पोटेंशियल। मैं यहां लिखता हूं, दो बातें कल बताई थी मैंने, फोटो करंट या इसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, जो कि कब बनता है, जब इसके ऊपर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे, सॉरी मेटल पे जब फोटोन्स पड़ेंगे, राइट, तो ये फोटोन्स क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिशन कॉज करेंगे। भाई ये इलेक्ट्रॉन निकल गए और ये इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करें किधर, टुवर्ड्स द कलेक्टर। अब आपको समझ में आ रहा हो कि ये बैटरी जो यहाँ पे लगा रखी मैंने, वेरिएबल बैटरी है, जिसका आप वोल्टेज घटा बढ़ा सकते हो। जैसे ये है ना, ये देखो रेगुलेटर है, तो इसका जो ये दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रियोस्टेट, इससे आप वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हो, एंड हेंस द फैन स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड। क्लियर है बात? तो ऐसे ही एक, अगर आप लैब में गए हो तो लैब के अंदर आप एक बैटरी देखते हो, बैटरी एलिमिनेटर, जिसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे स्लॉट बने होते हैं। तो आप 2 वोल्ट का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो उस पर रख लो, 4 पे करना है तो 4 पे रख लो। मीटर ब्रिज में कराया गया हो आपको, राइट। तो ये वो चीज है कि आप यहाँ से वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हो, यानी इनके अक्रॉस, एनोड कैथोड के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस को आप वेरी करा सकते हो। इसका बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है देखो, अगर मैं यहाँ पे ये प्लस है तो ये हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो गया और ये हमारा नेगेटिव पोटेंशियल पे हो गया। अब यहाँ से जो इंसिडेंट लाइट आई उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना। क्लियर है बात? जो लाइट इस पे थ्रो करके हम डाल रहे हैं, इसका सिर्फ एक मकसद है, एक पर्पस है, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसका और कोई काम नहीं है, टू इजेक्ट द मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन निकले, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे पहुंचेंगे, अगर चलो नो डाउट इलेक्ट्रॉन के पास में अगर काइनेटिक एनर्जी है तो वो चलेगा, पहुंचेगा वहां पे, बट कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा जो कि बेचारा सरफेस पे आके बैठ जाएगा, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो वो ऐसे यहाँ कहाँ पहुंचेगा भाई। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो सरफेस पे बैठा इलेक्ट्रॉन होगा उसको पुल करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं ये जल्दी से एमिटर कलेक्टर की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे, और फिर ये जो कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा तो व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के अंदर ऐसे चलना शुरू होगा और हमारा फोटो करंट इस तरह से सेट हो जाएगा। फोटो करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑपोजिट होता है, ये हमें मालूम है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये चीजें बहुत कर रखी है, किरचॉफ के नियम है ना, रूल्स। कोई डाउट यहाँ तक देख लो अभी भी। तो इसका पर्पस बहुत अल्टीमेट है, बहुत जरूरी चीज है ये, इसके बिना आपका स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज यूज टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट लिखते हैं ना बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए, कैथोड एंड एनोड, causes acceleration in the ejected electrons। अच्छा, इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, बिकॉज इनको किसने जनरेट किया है, फोटोन्स ने जनरेट किया है। फोटोन्स पड़े, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करी और वो बाहर आया, फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन या सिंपली फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ पे? अच्छा, सबको मालूम है इंटेंसिटी किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, दूसरा कल मैंने एक टर्म बताया था आपको, दैट वाज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, जरा इसके बारे में बताते हैं एक बार फिर से। और इसको बच्चों हम लोग कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं, कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं। ये ऐसा वोल्टेज होगा जहां पे सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको क्या बताया अभी शुरू में कि द इलेक्ट्रॉन विच आर इजेक्टेड, मेरे थ्योरी को
आई मीन आइंस्टाइन की थ्योरी को ध्यान से सुनना, ठीक है। वो क्या कहते हैं इसके अंदर, वो कहते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 टू मैक्सिमम है, 0 से लेकर के मैक्सिमम के बीच में कोई भी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये ऐसा पोटेंशियल होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन, सबसे तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा। तो उस कंडीशन में इस एमिटर की रीडिंग 0 हो जाएगी, उस कंडीशन में इस एमिटर की रीडिंग 0 हो जाएगी, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैथोड एंड एनोड इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसके पोलैरिटी को रिवर्स करना पड़ेगा, इसको हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा और इसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। कोई डाउट? तो मैंने कल बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट नेगेटिव वोल्टेज या नेगेटिव पोटेंशियल एट विच द हाईएस्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स एंड हेंस इट कॉजेज 0 फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा, राइट। तो इसका बड़ा पर्पज है। पहला काम क्या था कि आपने अगर इसको प्लस पे रखा तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा रहा है और इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी इसके पास पहुंच जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे जल्दी से जल्दी आप पहुंचेंगे, सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? पक्की बात है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो दैट इज दी नेगेटिव वोल्टेज एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0। इसका डेफिनेशन एक नंबर में पूछते हैं, द नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट PEC लिख रहा हूं शॉर्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू 0, इट बिकम्स 0, नेगेटिव वोल्टेज है, ठीक है जी। कोई डाउट? जाग रहे हो? जागते रहो। अच्छा जी, तो ये आपको पता लग गया बच्चे कि ये अगर हम इसको प्लस पोलैरिटी रखते हैं उसका भी फंक्शन है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाना, और जब माइनस पोलैरिटी रखते हैं तो उसका भी एक फंक्शन है, उससे आपका क्या डिफाइन होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन होता है। देखो एक्सपेरिमेंट जब करते हैं ना तो हमारा एक फिक्स मोटो नहीं होता, मतलब हम लोग जो करते हैं हमारा एक मोटो होता है। लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट किसी ने ऑलरेडी परफॉर्म करे हुए हैं, हम उसको दोबारा से परफॉर्म कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, वी आर डूइंग द यू कैन से, हम किसी के बताए हुए रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हुए थे ये, इनको नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। दे वर डूइंग डिस्कवरीज, आइंस्टाइन ही वाज डूइंग डिस्कवरी, वो करके देख रहा था कि यार अगर हम इसको प्लस पे रखें तो क्या होगा, माइनस पे रखेंगे तो क्या होगा, वो सब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इंटेंसिटी घटाएंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। ये सारी चीजें बताएंगे कि ये इन फैक्टर से फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या वेरिएशन आएंगे। तो सबसे पहला फैक्टर आता है इसमें, सबसे पहला फैक्टर आता है बच्चे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, और यही इंपॉर्टेंट है। ये 3 यहाँ पर ग्राफ बनाने वाले हम लोग, 3 के 2 बनाएंगे। एक ग्राफ कल ऑलरेडी आपको बनवा चुका हूं मैं, ये मैक्स वर्सेस फ्रिक्वेंसी वाला, लेकिन आज फिर बना के दिखाऊंगा आपको। आपने बोला था ना ग्राफ बनाने के लिए, बट वो दोबारा आएगा अभी, ठीक है, फिर वहां पे देख लेना। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द फोटो करंट के ऊपर इंटेंसिटी का क्या असर पड़ता है। तो बेटा ऐसा माना गया है कि फोटो करंट is directly proportional to the intensity of the radiation। बहुत सिंपल, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारे जने समझ सकते हैं कि भाई ये इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल कैसे हो गया। बहुत सिंपल बात है। देखो आपको ये मालूम है फोटो करंट क्या होता है, पता है ना, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन के बाद बनता है, दैट इज अ फोटो करंट। और इंटेंसिटी भी जानते हैं आप लोग कि नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब ध्यान देना, ये वही मेटल सरफेस है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बड़ा करके, ठीक है। अब यहाँ से मैंने 3 रेडिएशन लिए, 1 2 3, ठीक है। रेडिएशन नंबर 1, रेडिएशन नंबर 2, रेडिएशन नंबर 3, ठीक है। इन तीनों की इंटेंसिटी अलग अलग है। इसकी इंटेंसिटी है, मैं आपको बोल रहा हूँ, लेट अस सपोज द इंटेंसिटी 100 यूनिट।
इसकी इंटेंसिटी है 200 यूनिट, इसकी इंटेंसिटी है 300 यूनिट। क्लियर है बात? यानी कि पहली रेडिएशन जब फॉल करेगी जिसकी इंटेंसिटी कितनी 100 है, या हम मान के चलते 100 फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम दे आर फॉलिंग, 100 फोटोन पड़ रहे हैं। और मैंने कल आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि देयर इज वन ऑन वन इंटरेक्शन अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन थ्योरी, देयर इज वन ऑन वन इंटरेक्शन, वन फोटोन कम्स एंड फॉल्स ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे कम आउटसाइड। वन ऑन वन इंटरेक्शन। तो अगर मैं मान के चलता हूँ आइडियल केस कि 100 फोटो इलेक्ट्रॉन 100 फोटोन पड़े और उन्होंने 100 फोटोन अब्सॉर्ब करे इलेक्ट्रॉन्स में, और क्या हुआ 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास में मान के चलो कि 100 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए 100 फोटोन, क्योंकि वन ऑन वन इंटरेक्शन है। अगर वो बात नहीं होगी तो ये इक्वेशन जस्टिफाई नहीं होती। दिस इज इनफैक्ट द फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, राइट। तो 100 फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन, अब इंटेंसिटी और बढ़ा दी, 200 फोटोन डाल दिए, तो अब क्या हो गया यहाँ से 200 फोटोन की वजह से 200 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे ये इंटेंसिटी बढ़ी या ये वाली रेडिएशन बढ़ी, तो अब जो है वो 300 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो जाएंगे। तो क्लियरली अपने को यहाँ से एनालाइज हो रहा है, दिख रहा है कि जितना आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रॉन की एमिशन उतनी, आई मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम उतने ही बढ़ जाएंगे, यानी कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोटोइलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। क्या ये बढ़ाने से इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इंटेंसिटी को बढ़ाने से उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है किस पे? वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी के ऊपर। क्योंकि देखो कल आपको एक इक्वेशन बताई थी मैंने, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये क्वेश्चन थी। तो के मैक्स हमारी इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और ये तो कांस्टेंट है मेटल के लिए, ठीक है? मेटल का वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है, ठीक है? तो ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अगर के मैक्स वर्सेस न्यू का ग्राफ बनाएंगे तो लीनियर ग्राफ बनता है इस तरह से, के मैक्स वर्सेस यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, तो ये ग्राफ ऐसे बनता है। और यहाँ पे ये वाला जो टर्म होता है ये हमारा क्या होता है? फाई नॉट, नेगेटिव साइन, यही है फाई नॉट, ठीक है भाई? यही बनाया था कल हम लोगों ने, कोई डाउट इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अच्छा, तो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई जितना आप फोटोन्स डालोगे या हिट करवाओगे उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा एमिट हो जाएंगे। क्लियर है? अब लास्ट ईयर किसी ने सवाल पूछा था कि सर कितने कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है निकलने के लिए? हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड? ओके, चलो हम इंटेंसिटी फुल रख देते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसे हो सकता है? जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा रहे हो ना, इनफिनाइट इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने? चलो मान के चलते इनफिनाइट इलेक्ट्रॉन, आपने बोला मैंने मान लिया, ठीक है, मान लिया, कोई बात नहीं, ठीक है, सोच रहे हो अच्छी बात है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकले, जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ पे तो यहाँ इनफिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जब ये इनफिनाइट इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो यहाँ पे एक तरह क्या बन गया? जैम लग गया, ट्रैफिक जाम हो गया ना। अब जब ट्रैफिक जाम हो गया तो उस ट्रैफिक को खोलने के लिए आपको यहाँ पे अट्रैक्टिव पावर को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल का एक और पर्पज समझ में आया कि हम जब यहाँ पे जाम लगेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे थक 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 ऐसे बाहर निकली जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगाओगे, वोल्टेज बढ़ाओगे, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी यहाँ पे कलेक्टर पे आना शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं स्पेस चार्ज रीजन। दिस इज कॉल्ड स्पेस चार्ज रीजन। स्पेस चार्ज रीजन क्या है बच्चे? बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो ये वाले आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे होंगे ये कहेंगे यार तू भी इलेक्ट्रॉन ही है, तू पीछे हट, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगी, ठीक है? तो ये कहते हैं तुम पीछे हटो, अभी तुम आगे बताओ। तो अब यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो ये पकड़ के इसको आगे खींचता रहेगा और पीछे वाला फ्लो आसानी से चलता रहेगा। तो स्पेस चार्ज रीजन को खत्म करने के लिए ही हम यहाँ पे
बैटरी लगाते हैं, ये भी एक रीजन है, ये थोड़ा हाई लेवल पे चलेगा। ठीक है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस, तो ये भी पर्पज है स्पेस चार्ज रीजन के इफेक्ट को मिनिमाइज करना। ठीक है, तो बेटा जब आप बोल रहे हो कि इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन यहाँ इजेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ बहुत हाई हैवी स्पेस चार्ज बन जाएगा, तो वो ये जो बैटरी की हम जो वोल्टेज लगाते हैं ये 12 वोल्ट या 10 वोल्ट पे परफॉर्म करते हैं, वो उतनी वोल्टेज सफिशिएंट नहीं होगी तो स्पेस चार्ज रीजन के इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए। और जब हम बहुत हाई यहाँ पे वोल्टेज लगा देंगे तो उससे क्या होगा, ये वैक्यूम जो ट्यूब है यहाँ पे एक तरह का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और वो डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्पार्क ये ट्यूब जो है ना वो गर्म हो जाएगी, आपकी ये जो मेटल के प्लेट्स है ना गर्म हो जाएंगे, तो ये जल सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं। जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग एज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो अपने आप में लिमिटेशन है सारे, अच्छी बात है आपने सोचा, लेकिन ये लिमिटेशन है इसकी। कैसे यार इन्फिनिटी ऐसे ऐसे नहीं होता जयंत कि हम कुछ भी यहाँ पे रखेंगे, लिमिटेशन है बच्चे। आप बैटरी के वोल्टेज बढ़ाओगे तो ये मेटल की हीटिंग होनी शुरू हो जाएगी, मेटल हीट होना शुरू हो जाएंगे, चक्कर पड़ जाएगा, मैग्नेटिज्म वगैरह सब सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट चल जाएंगे। आप तो खाली एक चीज को सोच रहे हो कि बैटरी जो है इसको हम बढ़ा देंगे तो रिएक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो आपको पहले 4 यूनिट पढ़ाए हैं वो भी तो सोचो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया, मैग्नेटिज्म पढ़ाया, वो सारी चीजें यहाँ पे रोल प्ले करेंगी। करंट है तो मैग्नेटिज्म भी होगा, वो सारी चीजें रोल प्ले करेंगी, उसको भी ध्यान में रखना होता है। जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, ये कोई दूध पीते बच्चे नहीं करते एक्सपेरिमेंट, उनको बहुत नॉलेज होती है, वो हर पहलू को ध्यान रखते हैं। पहले वो चार्ट बनाते हैं कि भाई ऐसा करेंगे तो ये पॉसिबिलिटीज है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइफ थ्रेटनिंग काम हो जाएगा। तो सारे अल्फ्रेड नोबल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो क्या हुआ था, मरे थे लोग। क्या तुमको ना मालूम हो, सर्च करना आपको पता लगेगा। वो काफी डेडली एक्सपेरिमेंट था, नाइट्रोग्लिसरीन वाला। ठीक है, चलो एनीवे आ जाओ इस पे, ज्यादा हम नहीं सोचेंगे इसके बारे में, बहुत सारे पहलू होते हैं बच्चे। फोटो करंट हमारा क्या है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विद इन द लिमिट, विद इन द लिमिट। लिखना तो यहाँ पे लिख सकते हैं विद इन द लिमिट। अच्छा, अब इसका ग्राफ बनाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक है, ये आपके लिए होमवर्क है, सोचो, सारा काम मैं थोड़ी करूंगा। इंटेंसिटी मैंने आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर दी, आप सोचो, सर्च करो इसका आंसर। कुछ एवोगैड्रो नंबर जैसी चीज पढ़ी थी हमने कभी, मेटल्स का मास कितना होगा, हाँ यस, ई विजिबल नहीं लगाओ, है ना, सोचो इसके बारे में। नहीं पता लगेगा तो मैं तो बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन सोचो इसके बारे में, आप निकाल लोगे। तो बेटा ये ग्राफ ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, यस और नो, स्ट्रेट लाइन। मोर इंटेंसिटी मोर हैज टू बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मोर इंटेंसिटी मोर हैज टू बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, अब अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट। हमने एक तो इफेक्ट स्टडी कर लिया कि भाई इंटेंसिटी को घटाने बढ़ाने से क्या होगा, वो आपके सामने दिख रहा है। फोटोन घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से फर्क पड़ेगा। अच्छा ये बताओ मुझे, क्या इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन इजेक्शन को डिसाइड कर रही है? क्या इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वहां से इजेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ो, इजेक्शन को क्या वो जस्टिफाई करती है, या इजेक्शन के लिए इंटेंसिटी का हो मतलब कोई रोल है उसका? इंटेंसिटी इंटेंसिटी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे कंट्रोल करती है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे कंट्रोल करती है? ये कंट्रोल नहीं करती बेसिकली। एक सेंस में देखा जाए तो कंट्रोल करती है जो आप बता रहे हो, एक सेंस में कंट्रोल नहीं भी करती है। इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है वो इस कंडीशन पे बेस्ड है, फोटोन्स की एनर्जी कितनी है। मान लो एनर्जी ही वहां पे कम हो गई वर्क फंक्शन से, तो तुम यहाँ पे 1000 फोटोन डाल दो, या वो 1000 फोटोन निकाल पाएंगे इलेक्ट्रॉन? नहीं कर पाएंगे। तो इंटेंसिटी जो है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए उसका वो कोई रोल नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर?
हाँ, अगर थ्रेशोल्ड से ऊपर हम फ्रिक्वेंसी रख रहे हैं, ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो ये चीज होगा। क्या लिख भी सकते हैं, एप्लीकेबल अबव थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है जी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ऊपर ये क्वेश्चन वैलिड है या ये लॉ वैलिड है। जब लॉ आपको बताएंगे बच्चे 4 लॉज हैं तो उसमें क्लियरली आपको लिखवा देंगे सारी चीजें। बच्चे क्लियर है आपको, कोई डाउट? सीधे केमिस्ट्री में पढ़ी हुई आपने, पढ़ी है ना? बढ़िया, अभी याद नहीं होगा ना? याद है, सारा कुछ याद है। तो क्वेश्चन पूछा था आपने? नहीं, क्वेश्चन पूछा था कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। नहीं है, यहाँ पर भी 1-2 पेज में ही। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बहुत लेंथी है? 1.5 पेज बुक के हिसाब से 1.5 पेज में, लेकिन इसको ढंग से करवाया जाए तो 3-4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि हर एक लॉ इसमें समझना पड़ता है, हर एक पहलू को देखना पड़ता है। नाउ वी आर लाइक एन एक्सपेरिमेंटलिस्ट, हम खाली टीचर स्टूडेंट नहीं है, अब एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं उस चीज को कि ये चीजें हो सकती है। जैसे उसने क्वेश्चन पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब भी दिया मैंने, काफी हद तक सेटिस्फैक्टरी भी लगा। लेकिन अब इसके बारे में और सोचो कि और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। जितना देखो, टीचर हमारा काम होता है कि आपका दिमाग चले किसी तरह से, हम ये चाहते हैं, और जो चलता नहीं है, जो चलता नहीं है। फिजिक्स में तो लोगों का दिमाग कम ही चलता है, ठीक है, लेकिन अगर दिमाग चले तो बच्चे इसके ज्यादा सब्जेक्ट की कोई नहीं है। सबसे आसान सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है, सबसे आसान। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। मैं उसका रीजन दूंगा आपको। केमिस्ट्री में हर लाइन के ऊपर अलग ही कंसेप्ट चलता है, बहुत, हाँ एक्सेप्शन बहुत, वहां पे जहाँ रीजन ना मिला वहाँ एक्सेप्शन है ना। केमिस्ट्री में ये चीज आती है। केमिस्ट्री इज मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू फिजिक्स। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ अपने बच्चों को कि ये वाकई में है। इसमें देखो फर्क क्या है, केमिस्ट्री में ज्यादा वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन नहीं आती। वहां पे इतने सारे रिएक्शन आप लोग कर लेते हो, और रिएक्शन का पेट है कि यार इसमें ये करेंगे तो ये बनेगा। अब इसमें एफ इज इक्वल टू एम में सबको पढ़ाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर पता नहीं लाखों करोड़ों क्वेश्चन मिल जाते हैं, और हमने सोचे नहीं होते कि यार इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूले से करना है। रॉकेट जो कि सबसे डिफिकल्ट थ्योरी मानी जाती है, रॉकेट साइंस, उसमें भी ये क्वेश्चन लगती है। न्यूटन के 3 लॉ हैं बेसिक, वो 3 लॉ जो है बच्चे को पता होता है। जो बच्चा पैदा होता है ना, उसको मालूम होता है। कैसे मालूम होता है कि घर में अगर वो किसी को मारता है ना, तो उसको मालूम होता है कि यार पलट के मेरे को मारेगा। या अगर वो बच्चा जो है दीवार के ऊपर बॉल थ्रो करता है ना, तो उसको पता होता है कि ये दीवार जो है ना, दीवार वापस बॉल को थ्रो करेगी। बॉल को मारा, बॉल वापस वहां से बाउंस बैक हुई। न्यूटन का 3rd लॉ है, तो उसको मालूम होता है चीजें। बट न्यूटन ने ये चीज बोली तो उसको नहीं मालूम, उसको नेचर ने सिखाया। उसको नेचर ने सिखाया कि ये इस तरह से लॉज बने हुए हैं। बच्चे को मालूम है कि अगर मैं कैरम खेल रहा हूँ तो मैं स्ट्राइकर इस डायरेक्शन मारूंगा तो स्ट्राइकर उसी डायरेक्शन में जाएगा, ये नहीं कि उधर मारा तो इधर भागेगा। उसको मालूम है एफ फिजिकल डैम में यही है कि जिस तरह फोर्स लगाओगे स्ट्राइकर उसी तरफ जाएगा, यही है फिजिकल डैम में। तो मालूम होता है, नेचर उसको पहले से सिखा के भेजती है। हमारा काम होता है आपको पॉलिश करना। फिजिक्स बहुत इजी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इसको रट्टा मार लेते हैं। तो रट्टा नहीं मारना है, इसको समझने की कोशिश करनी है चीजें। आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। इनफैक्ट मुझे भी एमएससी में पढ़ने में मजा आता था, क्योंकि बीएससी तक तो हम लोग भी जैसे आप लोग पढ़ रहे हो ना, ऐसे हम भी पढ़ते थे कि इस चीज को रट्टा मार लिया, नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं। बट आगे जब पढ़े, जब प्रोफेसर ने पढ़ाया हमारे, तो उनकी नॉलेज और होती है। तो यार लॉजिक्स मिले मुझे। एफ इक्वल टू एम ए डीप सेंस में एमएससी फर्स्ट ईयर में क्लियर हुआ था। ये चीज है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और आप सोचो, इसको क्लास 9 से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये सेकेंड लॉ नहीं है, ये सेकेंड लॉ नहीं है, सेकेंड लॉ ये नहीं है। ये तो हम लिख देते हैं ऐसे, ये सेकेंड, बहुत लोग बोलते हैं यही सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ ये नहीं है, सेकेंड लॉ ये है, एफ अप्लाइड प्रोपोर्शनल टू डीपी बाय डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये है सेकेंड लॉ, ये नहीं है। ये तो इसका एक स्पेशल केस बन जाता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। तो ये सारी चीजें बच्चे बेसिक है, गिने चुने फॉर्मूलाज है फिजिक्स के अंदर, बट उनकी एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, और वही हम उलझते
है ना। तो उसको करने के लिए, उसको समझने के लिए, उस पजल को ब्रेक करने का एक तरीका है कि अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ। कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने करो, जितने क्वेश्चन करोगे आपको उस लॉ की एप्लीकेशन समझ में आएगी, ये लॉ कैसे कैसे लगाया जा सकता है, एफ इज इक्वल टू हमें कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, एप्लीकेशन करो, पुली वाले क्वेश्चन करो, हॉट कार्ड प्रॉब्लम है, रॉकेट प्रोपल्शन है, तो पढ़ो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है जी। चलो, तो हम अगला बच्चे केस स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। अगला अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट में एक हिस्सा तो हो गया, ये इंटेंसिटी घटाने बढ़ाने से हमें मिल गया कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट घटता है या बढ़ता है, ठीक है। एक तो हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। अगला है नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल का क्या असर पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, ठीक है। इसमें केस 1 बनाते हैं सबसे पहले। कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, ठीक है बेटा, कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, या कीपिंग इंटेंसिटी रहने दो, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, इंटेंसिटी वाला बाद में कराते हैं। कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी हम कांस्टेंट रख लेते हैं, ओके। तो क्या असर पड़ेगा देखो ध्यान से, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब बेटा इसमें केस 1 बना रहा हूं मैं। अब जो आपका एनोड है, लेट द एनोड बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल। शुरुआत में क्या रखा बच्चे मैंने, एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल पे मेंटेन कर दिया, एनोड को मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल मेंटेन कर दिया। तो क्या होगा, अब यहां से हमने क्या किया बेटा, फ्रिक्वेंसी हमने कांस्टेंट कर दी है। क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट, फ्रिक्वेंसी हमने कांस्टेंट कर दी है, फ्रिक्वेंसी हम वेरी नहीं करवा रहे, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रख दी हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कोई लाइट थ्रो कर रहे हो जिसका इंटेंसिटी हम मान के चलते I1 है, I1 इंटेंसिटी है, ओके। I1 इंटेंसिटी का मतलब I1 चलो आप 100 मान के चल लो, यहाँ पे I1 इज इक्वल टू 100 फोटॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा देना है। अब जो वो 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 100 से 101 इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे, 100 से 102 इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे, 100 है तो 100 ही निकलेंगे, 1 on 1 इंटरेक्शन के बेस के ऊपर, ठीक है। तो 100 फोटोन पड़े, 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो गए। अब ये जो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उन्हीं के करंट यहाँ बनेगा, वही 100 इलेक्ट्रॉन तो करंट बनाएंगे यहाँ पे, कि 200 इलेक्ट्रॉन का करंट बनेगा, 100 के बनेगा ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कीपिंग द एनोड एट पॉजिटिव पोटेंशियल, या लेट द एनोड बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड बी इंक्रीज द एनोड पोटेंशियल। एनोड पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यानी कि आप इस पॉजिटिव को बढ़ाना शुरू करो। जब पॉजिटिव पोटेंशियल को आप बढ़ाना शुरू करोगे तो व्हाट विल हैपन, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ये जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। पहले कम इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो यहाँ पे करंट कम था, जो आपने इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना आई मीन वोल्टेज बढ़ा दी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना शुरू हो गए, सारे आगे। यानी एक यहाँ पे ऐसी वोल्टेज आएगी जहां पे जाके सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पे आ जाएंगे। मान लो वोल्टेज 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ चल के यहाँ आ गए। अब पीछे से तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो नहीं रहे क्योंकि 100 ही फोटोन डाले थे हमने, 100 ने 100 इजेक्ट कर दिए और ये 5 वोल्ट के ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन इधर खिंच गए। तो क्या अब इसमें करंट की वैल्यू बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन स्टेज। कि यहाँ से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो निकले थे वो सारे यहाँ पहुंच गए और वो 100 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे सर्किट में घूमे जा रहे हैं। तो करंट क्या हो गया? मैक्सिमम एंड सैचुरेट। बोलो। हाँ, जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट हुए वो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दौड़ना शुरू कर दिए और उसके बाद आप वोल्टेज 10 वोल्ट करो, 20 करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना, बिकॉज फोटो इलेक्ट्रॉन तो और है ही नहीं है। इंटेंसिटी चेंज करोगे फिर और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो और करंट बढ़ेगा। हाँ जी, बनेगा। उसी को तो तोड़ने के लिए तो ये लगाते हैं हम लोग, बैटरी लगाते हैं कि स्पेस चार्ज रीजन को इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए।
बेटा यार ये पहले वाले 100 और दूसरे 100 थोड़ी ना है, 100 तो 100 ही है, दूसरा 100 नहीं बनेगा। अब वो आगे बताते हैं आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप वोल्टेज बढ़ाओ, इंटेंसिटी बढ़ाओ तो वोल्टेज भी बढ़ानी पड़ेगी। तो होगा ये, इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों ऐसे बनेगा। इस तरफ हमारा क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस तरफ हमारा क्या है, वी पॉजिटिव। वी पॉजिटिव मतलब एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये ग्राफ ना कुछ ऐसे ऐसे देखा गया है। ये करंट बढ़ना शुरू हुआ, और करंट बढ़ते बढ़ते ना ये यहाँ पे पकड़ गया, ये करंट बन गया आपका। दिस इज से करंट I1, और ये आया आपका बच्चे सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको, कि आपने वोल्टेज बढ़ाई तो देखो करंट की वैल्यू बढ़नी शुरू हुई, करंट बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ। अभी मान लो यहाँ पे, इधर देखो दर्ज ने, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आए कलेक्टर पे, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कलेक्टर पे पहुंच गए, तो करंट उसके आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे तुम वोल्टेज को जितना मर्जी आगे बढ़ा लो, क्योंकि वोल्टेज जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करवा रहा। वोल्टेज इज नॉट इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल नोट चार बना के लिख लो, पोटेंशियल इज नॉट इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करवाता है। पोटेंशियल का सिर्फ कितना क्या काम है भाई, आम में क्या काम है, पोटेंशियल का पर्पज क्या है, टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को पकड़ के यहाँ खींच लेना बस। पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं कराता। इलेक्ट्रॉन एमिशन ना पोटेंशियल कराता है ना इंटेंसिटी कराती है। कौन कराता है, एनर्जी। किसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी। क्लियर है। जिस तरह से आपको नोट्स में लिखना है वो लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बेटा ये ग्राफ बना हमारा। अब क्या आगे कोई मकसद है कि वोल्टेज को बढ़ाओ, जब करंट ही सैचुरेट हो गया तो आगे पॉजिटिव वोल्टेज को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, अब मुझे ये लगा यार अब तो करंट बढ़ नहीं रहा, अब क्या करें, अब वोल्टेज, यस वेरी गुड, अब हम वोल्टेज को रिवर्स डायरेक्शन में लेके चलेंगे। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, करके देखेंगे पीछे जाने पे क्या होता है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। अब पोलैरिटी चेंज कर दी यानी कि हमने वोल्टेज को नेगेटिव में ले जाना शुरू कर दिया, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसमें केस नंबर 2 बना सकते हैं आप। केस नंबर 2, केस नंबर 2, नाउ कीप द एनोड at negative potential and vary it, ठीक है। अब या ले लो, and increase in negative direction, ठीक है, and increase in negative direction। क्लियर है बच्चे। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं इस लाइन को ऐसे पीछे की तरफ खींच लूं, क्या मेरा ये नेगेटिव भी हो जाएगा। यार पॉजिटिव में तो हमने बढ़ा के देख लिया, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सारे पहुंच गए, अब आगे करंट सैचुरेट हो गया तो आगे बढ़ाने का कोई फायदा है नहीं। अब हमने पोलैरिटी को चेंज कर दिया, जहां प्लस था वहां माइनस, और जहां माइनस था वहां पे प्लस। मैं वही बताने जा रहा हूँ, वहीं से तो ये चीज डिफाइन होगी, कट ऑफ वोल्टेज। देखो अब नेगेटिव में आपने क्या किया, वोल्टेज बढ़ानी शुरू कर दी। जब नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यहाँ पे करंट की वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, शुरुआत में आपने वोल्टेज यहाँ पे इतनी रखी, ये वोल्टेज रखी, अब करंट की वैल्यू ये बन गई। करंट की वैल्यू देखो ड्रॉप करती जा रही है, करंट की वैल्यू ड्रॉप कर गई, और नेगेटिव में वोल्टेज करी और ड्रॉप हुई, और नेगेटिव करी और ड्रॉप हुई। ये करते करते एक पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे वोल्टेज, जहाँ पे करंट जीरो हो गया, इस एक्सिस पे करंट जीरो हो गया, इस वोल्टेज का नाम है स्टॉपिंग वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज, जहाँ फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया। क्या मतलब है इसका, पहले 100 इलेक्ट्रॉन थे, -1 वोल्ट पे 5 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, या -1 के ऊपर जो है मान लो 90 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, और -5 पे 80 हो गए, 10 पे और कम हो गए, और हाई किया और कम हो गए।
एक ऐसा वोल्टेज मिलेगा जहां पे 100 के 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, सारे के सारे रुक जाएंगे रास्ते में बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रिपल्सन। दैट वोल्टेज इज कॉल्ड स्टॉपिंग वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये सारी चीजें डिफाइन होती हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर। बोलो कोई डाउट? श्योर। इसमें हमने क्या रखा था बच्चे? फ्रिक्वेंसी भी हमने चेंज नहीं करी थी, हमने इंटेंसिटी भी चेंज नहीं करी थी। हाँ जी बोलो। तू यार भाई मेरे स्पेस चार्ज को छोड़ दे तू यार उसके पीछे लग गया, इतना तो आइंस्टाइन ने सोचा। जब तू सोच पे बाद में, तेरे को बाद में बताते हैं, ठीक है? अभी क्लास खत्म कर रहा हूँ मैं। इसमें एक केस और रह गया आपका जिसमें हम फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट देखेंगे कि किस तरह से फ्रिक्वेंसी अगर घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो उससे करंट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है? डन फॉर टुडे।